Hello everyone, welcome back to my channel बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, जहां हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 पादप में श्वसन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता सभी जीवों को दैनिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं जैसे कि अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं यह ऊर्जा हमें भोजन के टूटने यानी कि ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। वहीं अब अपन देखते हैं कि स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी जीव केवल हरे पादप एवं नील हरित जीवाणु ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। ये जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं संचित भोजन। ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च के रूप में संचित रहती है। क्लोरोप्लास्ट और पादप भाग अगर अपन देखें तो देखेंगे कि पौधों की सभी सेल्स, ऊतकों या अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। केवल वही सेल प्रकाश संश्लेषण कर सकती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। अब अपन देखते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे सेल्स अपने कार्यों के लिए उपयोग करती है। अब अपन देखते हैं पोषण के प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि परपोषित क्या होते हैं। देखिए प्राणी पौधों से सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कि कवक, ये मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। जीवन में सांस लेने हेतु आवश्यक सभी कार्बनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अब अपन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वर्सेस कोशिकीय श्वसन। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोशिकीय श्वसन। जटिल अणुओं का विघटन कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब अपन देखते हैं कि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन जो बंध है उनके ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का मुक्त होना ही श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं श्वसनिक क्रियाधार। जिस यौगिक का श्वसन के दौरान ऑक्सीकरण होता है उसे अपन श्वसनिक क्रियाधार कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट होता है वो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। एवं अदर सबस्ट्रेट की अगर अपन बात करें तो देखेंगे प्रोटीन, वसा, कार्बनिक अम्ल आदि। एटीपी एवं ऊर्जा का संचयन। ऑक्सीकरण की ऊर्जा सीधे उपयोग में न आकर एंजाइमों द्वारा नियंत्रित जो एक स्टेप वाइज जो धीमी रिएक्शंस के रूप में मुक्त होती है, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि जो एटीपी है उसे अपन क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट अपना जो मेन क्वेश्चन है वो यूं होता है कि क्या पादप सांस लेते हैं? तो हाँ, पादपों में भी श्वसन होता है एवं पादपों को श्वसन हेतु O2 की आवश्यकता होती है और वे CO2 मुक्त करते हैं। प्राणियों की तरह पौधों में श्वसन के लिए विशेष ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जबकि पौधों में गैसीय आदान प्रदान के लिए स्टोमेटास एंड लेंटिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि रंध्र एवं वातरंध्र पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं पौधों में गैसीय विनिमय। मूल, तना, पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत धीमी दर से होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे O2 की कमी नहीं होती है। पौधों की अधिकांश सजीव सेल्स सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। काष्ठीय तनों में सजीव सेल्स छाल के नीचे पतली परत के रूप में व्यवस्थित होती है। इनमें गैस विनिमय वातरंध्र और पेरेन्काइमा सेल्स के एयर स्पेस द्वारा होता है। नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2, H2O तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ये यहाँ पे अपन ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को अपन देख सकते हैं, जिसमें C6H12O6 प्लस 6O2 जो 6CO2 एंड 6H2O में टूटता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक ही चरण में न होकर कई स्टेप्स में होता है, जिससे एटीपी ऊर्जा के रूप में संचित की जा सके। अब अपन देखते हैं अनोक्सी श्वसन। अविकल्पी अनोक्सी, ये केवल O2 की अनुपस्थिति में ही जीवित रह सकते हैं। एंड विकल्पी अनोक्सी में अपन देखें कि ये आवश्यकता पड़ने पर बिना O2 के भी श्वसन कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसे अपन EMP पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसे एम्डन मैरहोफ पाथवे भी कहा जाता है और
एमडन मेयरहोफ ने इसका डिस्कवर किया था। तो अब अपन देखते हैं कि सभी जीवों में बिना O2 की सहायता से ग्लूकोज को आंशिक रूप से तोड़ने वाला एक ही एंजाइम तंत्र होता है। ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में आंशिक विघटन ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ग्लाइकस यानी शर्करा एंड लाइसिस यानी कि टूटना, इन दोनों वर्ड से मिलके बनता है। ये ईएमपी पाथवे भी कहते हैं इसे अपन। एवं यह जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। नेक्स्ट अपन इसकी विशेषताओं की बात करें तो देखेंगे कि यह सभी सजीवों में पाया जाता है। अनोक्सी जीवों में श्वसन की केवल यही एकमात्र प्रक्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं शर्करा का रूपांतरण। पौधों में ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस 10 एंजाइमी जो श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया का एक चक्र होता है, जिसमें अपन फर्स्ट देखते हैं एटीपी का उपयोग कौन कौन से 2 चरणों में होता है। तो देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना। इन 2 स्टेप्स में एटीपी का यूज होता है। विघटन देखिए अपन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूट के 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन NADH प्लस H प्लस का निर्माण। जब PGAL 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में बदलता है तब NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है। वहीं अपन देखते हैं पाइरुविक अम्ल और एटीपी का निर्माण। ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद पाइरुविक अम्ल होता है। अब अपन देखते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का 3-PGA में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादक प्रक्रिया है जिसका उपयोग एटीपी निर्माण में होता है। अब अपन देखते हैं कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मेटाबॉलिक फैट ऑफ पाइरुवेट। देखिए सेल की आवश्यकता और O2 की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर पाइरुविक अम्ल का उपयोग निम्न 3 तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट अपन देखते हैं लैक्टिक अम्ल फर्मेंटेशन यानी कि लैक्टिक अम्ल किण्वन O2 की अनुपस्थिति में होता है एवं कुछ प्रोकैरियोट्स एवं कुछ यूकैरियोट सेल्स में ये होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एल्कोहलिक किण्वन, ये O2 की उपस्थिति में होता है एवं यीस्ट में होता है। अब अपन यहाँ पे देख रहे थे कि एल्कोहलिक किण्वन यानी कि ये यहाँ पे ये देखिए उपस्थिति में यहाँ पे राइट हो गया, तो यहाँ पे होगा ये O2 की एब्सेंस में होता है। और अगर इसकी एग्जांपल की अगर अपन बात करेंगे तो अपन देखते हैं कि यह यीस्ट में पाया जाता है। यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे कि यह जो एल्कोहलिक किण्वन है वो O2 की अनुपस्थिति में होता है। तो चलिए अब अपन देखते हैं ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन देखेंगे अपन कि यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। क्रेब्स साइकिल के माध्यम से ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं यह जो इसका अंतिम उत्पाद है वो CO2 तथा H2O बनता है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो एल्कोहलिक है ये देखिए यहाँ से ये देखिए ये यहाँ पे अनुपस्थिति होगा, ये देखिए आप यहाँ पे अनुपस्थिति में होगा और जो ऑक्सीश्वसन है वो उपस्थिति में होता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल किण्वन और एल्कोहलिक किण्वन O2 की एब्सेंस में होते हैं। ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए यहाँ से किण्वन को ही अपन देखेंगे। अनोक्सी परिस्थितियों में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण किण्वन कहलाता है। एल्कोहलिक किण्वन यीस्ट में होता है और इसके उत्पाद बनेंगे पाइरुविक अम्ल से इथेनॉल प्लस CO2। उत्प्रेरक इसमें आएगा पाइरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक अम्ल किण्वन की अगर अपन बात करें तो कुछ बैक्टीरिया और प्राणी की मांसपेशियों में होता है। पाइरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है एंड उत्प्रेरक इसमें होगा लैक्टिक डीहाइड्रोजिनेज।
अब अपन देखते हैं अपचयी कारक। दोनों प्रक्रियाओं में NADH प्लस H प्लस अपचयी कारक होता है जो पुनः NAD प्लस में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऊर्जा का निकास यानी कि किण्वन में ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है एवं संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण में नहीं होता है। अम्ल या अल्कोहल का निर्माण करने वाली उत्पाद प्रक्रिया अत्यधिक जमाव होने पर सेल्स के लिए विषैली होती है। जब अल्कोहल की 13% से या फिर उससे अधिक मात्रा होती है तो ये यीस्ट के लिए विषाक्तता और मृत्यु का कारण बनता है। अब अपन देखिए यहाँ पे अपन ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप वाइज अपन देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अपन देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट अपना स्टेप इसमें रहता है जो ग्लूकोज है वो ये देखिए हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है एंड जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। वहीं देखिए यहाँ पे ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है यहाँ पे तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है एंड मतलब एटीपी का यूज हो रहा है एंड साथ ही साथ ये देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है तो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं अब अपन देखते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में विखंडन होता है एंड DHAP यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट अपन देखिए यहाँ पे 2 मोल ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फॉर्मेशन होता है एंड आगे चल के यही जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा एंड ये देखिए नेक्स्ट इसका स्टेप रहेगा यहाँ पे कि 2 मोल यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बनेंगे। नेक्स्ट अगर अपन इसकी एक बात करें स्टेप की तो देखिए 2 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है एंड फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है एंड नेक्स्ट ये इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है एंड इससे आगे चल के 2 मोल अपने पाइरुवेट के फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से इसके सारे स्टेप्स थे जो आप इसमें अच्छे से समझ पा रहे होंगे एंड ये देखिए अब अपन नेक्स्ट ये देखिए कोशिकीय श्वसन में अगर देखिए यहाँ पे भी आप अच्छे से शो होगा आपको कि ग्लूकोज से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इससे आगे चल के पाइरुविक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो देखिए पाइरुविक अम्ल से अपन देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक तरफ तो होगा लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन एंड दूसरी तरफ इथेनॉल प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है जो अल्कोहलिक किण्वन को शो करता है एंड ये जो पाइरुविक अम्ल से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना यानी कि लैक्टिक अम्ल किण्वन यानी कि जो मांसपेशियों में होता है उसको शो करता है। तो चलिए आज की क्लास में अपन ने ग्लाइकोलाइसिस को अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का जो अपना ऑक्सीडेशन है उसको अपन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी एंड अपना ये 14 चैप्टर चल रहा है। 13 चैप्टर अपन कंटिन्यू अपन कवर कर चुके हैं और उम्मीद है आप अच्छे से सारी क्लासेज को ले पा रहे होंगे। जितने भी जो हैंड रिटन नोट्स है आप उनको टेलीग्राम चैनल है मेरा बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू क्लास के साथ आप बने रहिए। थैंक यू।